आपकी खुशी का भी ध्यान रखना, क्योंकि हम जानते हैं हम अपने समाज को विचारधारा के आधार पर बेहतर नहीं कर सकते। तब मैं हमें ऐसा लगता है कि उनको वो चीज भी चाहिए जो वो पसंद करते हैं, तो हमने ये चीज का भी ध्यान रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आज इस महापुरुष की वजह से अगर यहाँ बैठे हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा खाना है, पीने ना कोई ले रहे हैं और बहुत से लोग देते हैं किसी भी मंत्री से लग जाते हैं, किसी भी नेता से लग जाते हैं, वो सब आजादी का भरोसा। तो जानकारी क्या होगा बहुत जरूरी है, जानकारी क्या है, अगर जानकारी होगी तो हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकेंगे, नहीं तो हमारा कोई भी सवाल कर लेगा करवाकर और आवाज ऐसा करवा, क्योंकि हम लोग अपने महापुरुषों को पढ़ते नहीं है और हम तक थोड़ी दिया जबरदस्ती, ये समझने की जरूरत है। अंकल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बीच की रोक आपको बहुत बहुत अब इसी करीब में आज के इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए हमसे राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मानी नमन मिलता है। आज गणतंत्र जो विषय है आज का हमारा मुख्य विषय पर है, उस पर अपनी बड़ी चर्चा करेंगे और आपको इन की जानकारी देने की कोशिश करेंगे। माननीय बच्चे कोई भी जाएगा तो सब कुछ आपके यही बदलेगा, जो भी जाएगा। और जय मूल निवासी, जय संविधान। साथियों, सभी बच्चे शांति से ध्यान देना, ठीक है ना, माइक की आवाज बहुत वैसी आ रही है, मैंने वीडियो देखा था, सही नहीं आ रही है। साथियों, आज 75वां गणतंत्र दिवस है और इस गणतंत्र दिवस का ये कार्यक्रम नगला फतूरी के इस डॉक्टर अंबेडकर वाटिका के इस प्रांगण में संपन्न होने जा रहा है और मंच पे बैठे सभी मंचासीन, वरिष्ठ मंचासीन, माननीय साकेत जी, माननीय कालीचरण जी, माननीय महेंद्र बाबू जी और माननीय भूप सिंह जी और माननीय सभी मंचासीन लोगों को मेरा तहे दिल से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सामने बैठी जितने भी जो लोग हैं, छोटे बड़े बच्चे और माता बहनें, उन सब लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और उनको ढेर सारा प्यार। साथियों, आज जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम इस प्रांगण में जो रखा गया है, भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग तहसीलों में, अलग अलग विद्यालयों में, अलग अलग सरकारी जितने भी सरकारी जितने भी प्रशासनिक कार्यालय हैं, सचिवालय दिल्ली से लेकर जितने भी जगह कार्यालय होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हो, उन सभी जगहों पर बहुत ही भव्य रूप में आज ये कार्यक्रम गणतंत्र दिवस का मनाया जाता है। पिछले साल जब गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा था तो उस समय मैंने कुछ लोगों से सवालात पैदा किए और वह सवाल मैंने ये खड़े किए थे जानबूझकर। साथ मेरे कुछ लोगों ने फेसबुक पर देखा होगा, मैंने सवाल पैदा किया था कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है। लेकिन मुझे बड़ा हैरानी हुई, इस बात को सोचना पड़ा, अचंभा हुआ कि आज भी भारत के अंदर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में लोगों को भेद नहीं है, पता नहीं है। स्वतंत्रता दिवस किसे कहा जाता है, गणतंत्र दिवस किसे कहा जाता है, लोगों को ये जानकारी नहीं है। लोगों को बस इतना पता है, मनाना से मतलब है, खुशी मनाने से मतलब है, खुशी को इजहार करने से मतलब है। हमने सोचा अगर कुछ लोग इसको मना रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग मना रहे हैं, लेकिन हमारे जो समाज के लोग जो मना रहे हैं, अगर उनको ये जानकारी नहीं है तो हम इस जानकारी को लोगों के साथ में साझा करें, लोगों को बताने का काम करें। हमने इस जानकारी को बताने के लिए पिछले कई दशकों साल पहले कार्यक्रम चलाया था देश भर में। जिस संगठन का मैं कार्यकर्ता हूं, जिसके लिए मुझे संचालन महोदय ने अभी आमंत्रित किया, माननीय अजीत कुमार जी ने,
उस संगठन के कार्यकर्ता होने की हैसियत से मैंने सोचा ये जानकारी जो कार्यक्रम संगठन ने पिछले कई दशक पहले चलाया था उस जानकारी को हर साल हम लोगों को बताने का काम करें कि कार्यक्रम का मतलब और उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्योंकि लोगों को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में जब भेद नहीं है, अंतर नहीं पता, तो उसको भेद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू किया गया तो इसके साथ साथ भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत लोकतंत्र भी लागू कर दिया गया। क्योंकि लोगों को लगता है गणतंत्र दिवस केवल ये कार्यक्रम बनाने का ही साधन है। कार्यक्रम मनाने का साधन नहीं है, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लोगों को जो अधिकार दिए थे वो अधिकार आज की तारीख में अमल करने के लिए, बहाल करने के लिए इस दिन को खास तौर से चुना गया। जबकि जनवरी से ठीक अगर हम 2 महीने पीछे जाएं, 1-1.5 महीने पीछे जाएं, राउंड फिगर करीब 2 महीने का ही टाइम है वो, जिसको हम 26 नवंबर 1949 के तहत जब भारत का संविधान पूरा हुआ, उसका क्रियाकलाप पूरा हुआ, उसका पूरा का पूरा कच्चा मसौदा तैयार करके जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के जो पहले राष्ट्रपति हुए उनको सुपुर्द किया गया, तो उस दिन संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन के तहत संविधान पूरा हुआ और संविधान भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुपुर्द किया गया और उस दिन संविधान दिवस के तौर पे संविधान सभा में इसको मनाया गया। बहुत सारे लोगों को 26 जनवरी पता है लेकिन संविधान दिवस नहीं पता है, इसलिए संविधान दिवस ज्यादातर लोग जानते नहीं है। इसलिए 26 जनवरी का महत्व ज्यादातर लोगों को पता है कि आज के दिन भारत का संविधान लागू किया गया। लेकिन हैरानी करने वाली बात है कि 26 जनवरी को अगर भारत का संविधान लागू किया गया तो फिर लोगों को यह भी नहीं पता है कि आज के दिन का महत्वपूर्ण रोल क्या है। तो आज के दिन का महत्वपूर्ण रोल साथियों ये है कि आज के दिन संविधान के साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था भी लागू कर दी गई और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान सभा में भाषण दिया था वो भाषण इतना महत्वपूर्ण भाषण है, आज के हालात और परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। जो देश के अंदर जो हालात और परिस्थितियां पैदा हो रही है वो हालात और परिस्थितियां क्या कहती हैं? बाबा साहब कहते हैं कि आज से रानी के पेट से अब बच्चा पैदा होगा, अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। रानी के पेट से बच्चा पैदा होगा लेकिन रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं होगा, क्योंकि अब रानी के पेट से बच्चा पैदा होने की बजाय राजा मतपेटी से पैदा होगा और वो राजा आपको बनने का अधिकार, बनाने का अधिकार, चुनने का अधिकार भारत के संविधान के द्वारा आपको वोट के द्वारा दिया जाता है। और ये वोट के द्वारा जो अधिकार दिया जाता है ये अधिकार आपको संविधान के द्वारा दिया गया। जब ये अधिकार हमारे लोगों को मिल गया तो उस समय पर बाबा साहब के भाषण में एक ब्राह्मण थे आचार्य कृपलानी बाबा साहब अम्बेडकर की बात को सुनने के बाद मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर आपने जो कहा वो सही है और सही साबित हो, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि अमीरों के नोट से गरीबों के वोट खरीदे जाएंगे, अमीरों के नोट से गरीबों के वोट खरीदे जाएंगे, ऐसा आचार्य कृपलानी ने कहा। बाबा साहब ने कहा हो सकता है भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा आप लोग करो, लेकिन जब हमारे लोग जानकार होंगे, जब हमारे लोग जागरूक होंगे तो संभवतः वो ऐसा नहीं करेंगे। साथियों, संविधान में हमारे लोगों को वोट का अधिकार मिला और वो जो वोट का अधिकार मिला उस वोट के अधिकार को पहले चुनाव में, भारत के पहले चुनाव में जब 1992 में पहला चुनाव हुआ, उसमें पहले चुनाव में 3% ब्राह्मणों को 60% टिकटें देकर
57 जो है ब्राह्मण लोग चुनकर आए और विधायिका पे कब्जा किया, कार्यपालिका पे कब्जा किया, न्यायपालिका पे कब्जा किया और मीडिया पे कब्जा किया। ये सारा का सारा कब्जा करने के बाद भारत की जो व्यवस्था है एक छत्र राज जो है ब्राह्मणों का हो गया। और ये एक छत्र राज्य ब्राह्मणों का हुआ तो जो तथाकथित आजादी का आंदोलन चला था, जिस तथाकथित आजादी के आंदोलन को लोगों ने माना, जिसमें हमारे बहुत सारे लोगों ने जान खपाई, जिसमें बहुत सारे लोग हमारे मारे गए, जिसमें बहुत सारे लोग शहीद हो गए, उन लोगों की शहीदी जो बहुत बड़े पैमाने पे समाज के बीच में आने चाहिए थी, चर्चा में आने चाहिए थी, वो चर्चा से आउट हो गई और केवल एक चर्चा रह गई कि देश की आजादी के आंदोलन के जो जनक थे, देश की आजादी के आंदोलन को चलाने वाले जो लोग थे, वो आगरकर, सावरकर, तिलक, गोखले, नेहरू और गांधी थे। ऐसा नहीं था। ऐसा ये चर्चा उन लोगों ने बनाई समाज के अंदर और ये चर्चा बनने के बाद में लोगों की भी ये सोच बनी कि ऐसा ही हुआ होगा। साथियों, इस चर्चा को हम लोगों ने समाज में बताने का काम किया कि ये चर्चा समाज में जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने भी आजादी का आंदोलन चलाया था, हमारे महापुरुषों ने भी आजादी का आंदोलन चलाया था, जिसमें महात्मा ज्योतिराव फुले से लेकर छत्रपति शाहू जी महाराज से लेकर इवन पहले स्वामी नायकर से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर इन सभी लोगों ने आजादी का आंदोलन चलाया था। लेकिन इनकी आजादी का आंदोलन और हमारे लोगों की आजादी का आंदोलन अलग था। भारत में आजादी के दो आंदोलन चल रहे थे। जो लोग आजादी का आंदोलन कर रहे थे, उनकी आजादी के आंदोलन से हमारे लोगों को कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमारे लोग जानते थे कि कल अगर वो लोग आजाद हो भी जाते हैं, फिर भी हम लोग उनके गुलाम रह जाएंगे। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जब मौका मिला तो उन्होंने संविधान सभा में ये बात कही कि आज से रानी के पेट से बच्चा तो पैदा होगा, लेकिन रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं होगा। अब राजा मतपेटी से पैदा होगा, मतपेटिका से पैदा होगा और ये पैदा करने का, बनाने का, चुनने का अधिकार आपको वोट के द्वारा दिया जाता है। इस वोट के अधिकार को भारत के पहले चुनाव में निष्प्रभाव करने के लिए उन्होंने व्यवस्था बनाई। इसके बाद में कई सारे लगातार चुनाव हुए और जब मान्यवर काशीराम साहब का समय आया तो उन्होंने एक नारा दिया था, आप में से लोगों को जानकारी होगी कि वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारा मान्यवर काशीराम साहब ने जब दिया तो वास्तव में जो तथाकथित आजादी के आंदोलन के जो लोग चलाने वाले लोग थे, उनको समझ में आया कि इतने साल तक हमारा एक छत्र राज रहा और वास्तव में ये बात सही है कि वोट इनका है, राज हमारा कैसे चल सकता है। तो उन्होंने टेस्टिंग के लिए भारत में ईवीएम को लाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर टेस्टिंग की कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, जब समय आएगा, जब समय परिस्थितियां आएगी तब हम इसका उपयोग करेंगे। 2004 में ईवीएम का उपयोग किया, 2009 में ईवीएम का उपयोग किया, 2015 में ईवीएम का उपयोग किया, 2016 में ईवीएम का उपयोग किया, 2017 में ईवीएम का उपयोग किया, 2018 में ईवीएम का उपयोग किया, 2021 में ईवीएम का उपयोग किया और 2022 में ईवीएम का उपयोग किया और अभी 2024 में फिर ईवीएम का उपयोग होने वाला है। यानी 2004 से लेकर और 2020 तक 20 साल ईवीएम को होने जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार हमारे लोगों को आज ही के दिन दिया कि अब रानी के पेट से राजा नहीं बच्चा पैदा होगा, अब और रानी के पेट से राजा नहीं बच्चा पैदा होगा और अब राजा जो बनाने का जो अधिकार है, चुनने का जो अधिकार है, वो मतपेटिका से होगा। यानी कि वो अधिकार वर्तमान जो है ईवीएम ने खत्म कर दिया है और इस अधिकार के तहत वर्तमान जो हालात में देश बने हुए हैं, वर्तमान जो देश में हालात बने हुए हैं, उसका कारण एकमात्र ईवीएम है। 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम के विरोध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये फैसला देने के बावजूद तो
इसके लिए क्या तरीका है? तो चुनाव आयोग ने कहा इसका एक तरीका है, इसको रोकने के लिए इसका तरीका है इसमें वीवीपैट लगाई जाए। साथियों, वीवीपैट लगाने का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। वो फैसला देने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला देने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने क्या किया? बगैर वीवीपैट का, वीवीपैट क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ट्रेल मशीन, यानी कि जो वोट आप दे रहे हो, जिसको आप देना चाहते हो, वो वोट सही जगह गया है नहीं गया है, उसको वेरीफाई करने के लिए एक मशीन उसके साथ में जोड़ी जाए, एक बॉक्स उसके साथ में जोड़े जाए जिसमें पर्ची आपको दिखाई देगी। वो पर्ची दिखने वाला जो बॉक्स लगाने के लिए जो आदेश दिया गया था वो 14 के इलेक्शन में नहीं लगाया गया और ये प्रक्रिया लगातार चलती रही। उसके बाद में 19 के इलेक्शन में साथियों लगाया गया और ये 19 के इलेक्शन में जब लगाया गया तो उसमें भी एक कंडीशन रखी गई कि 0.5% ईवीएम की जो वोट है, यानी कि वीवीपैट की जो वोट है उसकी काउंटिंग कराई जाएगी, लेकिन जो ईवीएम की जो वोट है उसकी 100% काउंटिंग कराई जाएगी, लेकिन वीवीपैट की 100% काउंटिंग नहीं कराई जाएगी। साथियों, ये सारा का सारा जो वोट जो पड़ता है आज की तारीख में ईवीएम में, क्योंकि हम लोग इस मौके पर भाषण करने के लिए आपके बीच में नहीं आए और बहुत सारा कार्यक्रम मैंने पिछले 1-1.5 घंटे से देखा, नाच गाना हुआ, खेल कूद हुआ, मनोरंजन हुआ। अच्छी बात है कि क्योंकि समाज को कहीं ना कहीं इस चीज के प्रति समाज कहीं ना कहीं जुड़ता है, समाज के प्रति उनकी मनोभावनाएं हमारे प्रति जुड़ती है, उनकी भावनाएं हमारे साथ तैयार होती हैं। लेकिन हमारे सामने सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि अगर जिस समाज को, जिन बच्चों को हम वर्तमान पैदा करने में लगे हुए हैं, अगर उनका भविष्य ही सुनिश्चित नहीं है, उन आने वाली कौम का भविष्य ही सुनिश्चित नहीं है, सामाजिक भविष्य सुनिश्चित नहीं है, राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित नहीं है, शैक्षणिक भविष्य सुनिश्चित नहीं है और तो और आर्थिक भविष्य उनका सुनिश्चित नहीं है, तो इसका मतलब है जिस तरीके से कुत्ते बिल्ली अपने बच्चे पैदा करते हैं उसी प्रकार से हम पैदा कर रहे हैं। हम में और जानवरों में कोई खास अंतर तो है नहीं है, क्योंकि ये जो चर्चा मैं जानबूझ के आपके बीच में तो नहीं कर रहा, या मेरी कोई व्यक्तिगत कोई दुर्भावना तो है नहीं है कि इसमें मैं चर्चा करूं, लेकिन ये चर्चा करने का हमारा मूल उद्देश्य ये है कि ये जो हमारे जो महापुरुषों की प्रतियाएं लगी हुई है और ये जो हमारा चौरंगा जो राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है, जिसको बहुत बड़े पैमाने पे हमारे लोग शब्दों पर कभी कभी बखान करते रहते हैं, क्योंकि शब्द बहुत बड़ी बीमारी है, शब्द बहुत बड़ा जाल है, शब्द बहुत बड़ा कहीं ना कहीं तीर के तरह, चाकू की तरह काम करता है। ये तिरंगा विरंगा नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिएगा, ये चौरंगा है, क्योंकि इसके बीच में 3 रंगों के अलावा एक अशोक चक्र भी है जो ब्लू कलर का है, जिसको धम्म उपदेश में पहली बार सारनाथ में उसकी नींव तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध महामानव ने रखी थी। और इसी के आधार पर जब देश में आजादी का जो आंदोलन चला, उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा इसको संशोधित करके इसको लाया गया, लेकिन उस समय की हालात और परिस्थितियों में इसको नहीं रख पाए थे। बाद में इसको डिसाइड किया गया कि देश की असली पहचान धम्म चक्र से है, अशोक चक्र से है, जो कि इसकी असली पहचान है। तब कहीं जाकर ये चौरंगा बनता है, तिरंगा नहीं बनता है, और ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसको तिरंगा कहने के बजाय, चौरंगा कहने के बजाय इसको आप अपने आम शब्दों में राष्ट्रीय ध्वज कह सकते हो, नेशनल फ्लैग कह सकते हो। तो साथियों, ये सारा का सारा ये जो कार्यक्रम हम लोगों ने और यहाँ के हमारे व्यवस्थापकों ने, संचालकों ने किया, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पहले भी हो चुके हैं और हम लोग कार्यक्रम कई बार कर चुके हैं, लेकिन कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये पहले हम लोगों को डिसाइड कर लेना चाहिए। और आज भी हमारा यही उद्देश्य है। इस सारे कार्यक्रम के बाद में ये जो मनोरंजन का कार्यक्रम हुआ, अभी इनाम भी वितरण किया जाएगा, मिष्ठान भी वितरण किया जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद आप अपने अपने घर में जाओगे, ताली बजाओगे, सो जाओगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम लोगों को इस पे विचार करना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे भी आए थे जिन्होंने अपनी वास्तविक चर्चा को रखने का अपना प्रभाव डालने का कोशिश किया, और ये प्रभाव हमारा यही है, ये प्रभाव हमारा साथियों यही है कि अगर हम अपनी आने वाली नस्लों को, अपनी कौम को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपने संविधान को अगर हम बचाना चाहते हैं, और असल मायने में हम लोगों के मन में राष्ट्रवाद की आग है, असल मायने में हमारे मन में संविधान के प्रति आग है, असल मायने में हम इस देश के लोकतंत्र को बचाने की आग है, तो हम लोगों को वर्तमान हालातों के साथ में लड़ना चाहिए।
क्योंकि जो लोग नहीं जानते थे वो लोग भी ऐसा प्रचार कर रहे थे, जो लोग जानते हैं वो तो प्रचार कर ही रहे थे, और जो लोग अनजाने में उसमें शामिल होकर भी उसी को आइडेंटिफाई कर रहे थे। भारत का संविधान ये कहता है धर्मनिरपेक्षता, और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जिस किसी पार्टी की सरकार बने, जो भी कोई नेता आए, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो रूलिंग में हो, वो किसी पार्टी का किसी धर्म का नेता नहीं होता है, बल्कि देश की करोड़ों जनता का नेता होता है। यानी कि 22 जनवरी को जो आपने देखा, नालायकी की भी एक हद होती है साथियों, नालायकी की भी एक हद होती है। हमारे तो उनके तो नालायक है ही सो ही, हमारे लोगों ने भी नालायकी उसमें शामिल होकर आइडेंटिफाई किया और बहुत बड़े पैमाने पर देश भर के अंदर वो पताका लहराया, जबकि ये सारा का सारा संविधान के विरोध में हुआ, संविधान के विरोध में हुआ। और अगर ये संविधान के विरोध में हुआ, लोकतंत्र के विरोध में हुआ, तो इसका एकमात्र कारण है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से वर्तमान हालात पैदा हुए हैं। अभी शिक्षा खत्म हो चुकी है, बहुत सारे लोगों को पता है कि नहीं है कि शिक्षा खत्म हो रही है। अभी आप जो बच्चे बैठे हुए हैं, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीबीएस, एमडी तो छोड़िए, ये बाबू चपरासी सफाई कर्मी बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ये बाबू चपरासी सफाई कर्मी बन जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और उसका भी आज की तारीख में कोटा खत्म कर दिया है। 21 से 22% SC/ST का होता है, 27% ओबीसी का होता है, ऊपर से ईडब्ल्यूएस आ चुका है। बहुत सारे साधारण लोगों को ईडब्ल्यूएस क्या है यही नहीं पता होगा, और ये सारा का सारा देश भर में चल रहा है। तो साथियों, मैं भाई अजीत का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। और मेरी सुबह ही उनसे बात हुई कि हमारा मकसद केवल मनोरंजन करना नहीं है, क्योंकि जिनकी लड़ाई तो हम ही लड़ रहे हैं, या मनोरंजन थोड़ी हम करवाना चाहते थे। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं 24 घंटों में से, ये जानता है अच्छी तरह से अजीत भाई, हमारा जो है टोनी भी जानता है, 24 घंटों में से 18 घंटे में अकेला काम करता हूं, और ये मुंह को बक 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 पे लगा रहता हूं, क्योंकि हमको पता है हमारे समाज में कार्यकर्ता कार्य करने वाले नहीं है। विचारक तो बहुत है, प्रचारक कितने हैं? सबके पास अपनी एक मानसिकता है, सबके पास अपनी सोच है, समझ है, लेकिन प्रचारक कितने हैं जो अपने समाज में जाकर समाज लगाए और समाज के भविष्य के बारे में, अपनी आने वाली कौम के बारे में सोचे और चर्चा करे, चिंतन करे, मंथन करे। ऐसा हमें नहीं लगता कि समाज में काम कर रहे हैं। अगर उनका समाज काम कर रहा है, किनका समाज काम कर रहा है? सवर्णों का समाज काम कर रहा है, ब्राह्मण ठाकुर बनियाओं का समाज काम कर रहा है, तो उनको अपने समाज की, उनको अपने कौम की परवाह है। मेरी भी कोई उनके साथ कोई व्यक्तिगत दुर्भावना नहीं है, लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो समाज को तोड़ने वाली विचारधारा है, और हमारी जो विचारधारा है समाज को जोड़ने वाली विचारधारा। हमारी विचारधारा क्या है? समता, समानता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। और यही निर्माण करने वाली बात भारत के संविधान के मेन फ्रंट पेज पे कही है, जो भारत का धर्मनिरपेक्ष हमको हम सबको सिखाता है। क्योंकि हम यहाँ किसी धर्म विशेष का प्रचार नहीं कर रहे, हम किसी नेता विशेष का प्रचार नहीं कर रहे, हम प्रचार कर रहे हैं उस विचारधारा का जिसकी वजह से हमारे आने वाली नस्लों को हम सब लोग उनके भविष्य को तैयार कर सकते हैं। साथियों, अगर वर्तमान हालातों को सुधारना है और आने वाले बच्चों का भविष्य तय करना है, तो नंबर 1 आपको महापुरुषों की विचारधारा का अनुसरण करना होगा। केवल जय भीम करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि संचालन महोदय ने बहुत बीच बीच में बहुत सारी बातें कह दी होंगी। दूसरा, अगर आपको इनका भविष्य तैयार करना है तो वर्तमान हालातों के साथ में आपको सामने निकल कर आना होगा और बताना होगा, और अपने ही मुंह को आकाशवाणी बनाना होगा, क्योंकि आपका मीडिया आपको दिखाने वाला नहीं है। सारा का सारा जो मीडिया है, विधायक, एमएलए, एमपी सबके सब उनके प्रभाव में है, और सारे काले कानून संसद और विधानसभा में पास होते हैं। अधिकारी कर्मचारी जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं वो 79.2% क्लास में अधिकारी, 72 क्लास में अधिकारी, सारे 52 प्लस क्लास 2 ऑफिसर सब उनके हैं, और आपके अधिकारी कर्मचारी बोलते नहीं है। बचा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी, वो भी कहीं ना कहीं उनके गिरफ्त में है। अभी कुछ समय पहले जस्टिस चंद्रचूड़ बोल रहे थे, वो भी साइलेंट मोड पे जा चुके हैं और वो भी नहीं बोल रहे। और बचा मीडिया, तो मीडिया भी आपके फेवर में नहीं है। तो यहाँ जितने भी भाई बंधु बैठे हुए जिनके पास में अपने खुद के साधन है, एंड्रॉइड है, इंस्टाग्राम चलाते हैं उस पर, यूट्यूब चलाते हैं उस पर, फेसबुक चलाते हैं उस पर, व्हाट्सएप चलाते हैं उस पर, जो भी आप चलाते हो, उस साधन को आप जो है समाज को तैयार करने का साधन बनाइए।
केवल वो मौज मस्ती के लिए साधन नहीं है, क्योंकि आप चाहो तो आपके हाथ में खुद का मीडिया है। आप चाहो तो एक वीडियो रोज वायरल कर सकते हो, आप चाहो तो नई नई जानकारी समाज को दे सकते हो और समाज को जागृत कर सकते हो, उनको बता सकते हो। तो आपको अपना मीडिया खुद खड़ा करना होगा, आपको अपने लोगों को जागरूक करना होगा। साथियों, ये सब करने के लिए आप लोग इस पे विचार करोगे। 31 जनवरी को हम लोग ईवीएम के विरोध में दिल्ली में चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं 31 जनवरी इसी 2024 में। और ये जो चुनाव आयोग कार्यालय पे ये जो घेराव होने जा रहा है, ये जो मोर्चा जा रहा है, ये मोर्चा पूरे भारत से कम 2.5 से 3 लाख लोगों का मोर्चा जाने वाला है। और हमारी कोशिश ये है कि आगरा से भी भारी से भारी संख्या में लोग जाएं। इसके लिए मैंने कुछ बातें रखी आपके सामने, संविधान से जुड़ी हुई और वर्तमान हालत से जुड़ी हुई। आप लोग इस पे विचार करेंगे। कुछ पर्चे लाए गए हैं, पर्चे आपको बांटे जाएंगे इसी कार्यक्रम के साथ में, ताकि वो जानकारी आप लोगों को मिल जाए। अभी हम लोग आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए अपनी पर्सनल मीटिंग करेंगे। आप में से कुछ लोग अगर यहाँ रुकते हैं लास्ट में, तो थोड़ी इस पे अलग से चर्चा भी करेंगे। इतना ही मुझे कहना था इस मौके पर, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान सुना, बच्चों ने बहुत डिस्टर्ब किया है, मुझे लगता नहीं बात कहीं कुछ पल्ले पड़ी होगी। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग इस पे विचार करेंगे, चिंतन करेंगे और हालातों से कैसे समझौता नहीं करना है, इनसे लड़ना है। और लड़ने के लिए आपको खुद को तैयार करना है और करने के लिए समाज को जागृत करना है, समाज को जोड़ना होगा, समाज को समझाना होगा। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय मूल निवासी, जय भारत, जय भीम।